हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोगों ने क्या पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये तो अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था, लेकिन आज हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, गोलीय दर्पण बनाने वाले किरण आलेख के नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? किरण आलेख के नियम, गोलीय दर्पण कैसे बनता है उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग कितने नियम पढ़ने होते हैं? तो 4 नियम पढ़ने होते हैं। ठीक है, 4 नियम पढ़ने होते हैं। देखिए, पहला नियम आपका क्या कह रहा है, कितने नियम पढ़ने होते हैं? 4 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती हैं। किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर। तो परिवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। किससे? फोकस से। इसका एग्जाम्पल आप इस अथु में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं आप। देखिए क्या हो रहा है कि ये हम लोग क्या है, प्रधान अक्ष है। इसके समांतर एक किरण भेजा जा रहा है कि जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जा रहा है? फोकस तक। अब देख सकते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद कहाँ आ रहा है? फोकस पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे यफ यानी कि फोकस का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला हम लोगों ने क्या समझ लिया। दूसरा क्या कह रहा है कि जब आपतित किरण जब आपतित प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र से भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद वह अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। यानी कि वक्ता केंद्र यानी कि सी से आपको भेजा जाएगा वक्ता केंद्र से, तो वक्ता केंद्र से ये क्या कर जाएगा? वापस लौट जाएगा। वक्ता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणें क्या कर रही है? सीधा आ रही है। आने के बाद दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में उसी पे वापस लौट जा रही है। ठीक है, यहाँ तक जब आपतित प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र से भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद ही वो अपने रास्ते ही लौट जाती है। दूसरा का नियम, 2 नियम हो गया। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गोलीय दर्पण बनाने के लिए आरेख किरणों के नियम क्या है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 2 आपका क्लियर हो गया। तीसरा का आपका क्या कह रहा है? तीसरा का कि जब आपतित प्रकाश की किरणें फोकस से भेजा जाता है तो प्रधान अक्ष के बाद भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रधान अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या है? चौथा कहने का मतलब आप देखिए, पहला क्या था कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेज रहे थे तो ये किससे गुजर जा रही थी? तो फोकस से गुजर जा रही थी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? तीसरका में जब फोकस से भेजा जा रहा है तो ये प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जा रही है। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किरण क्या फोकस के समांतर फोकस से गुजार रहे हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जा रही है। और उसमें क्या था कि प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता था तो फोकस से गुजर जाती थी। ठीक है, इसके अपोजिट आप याद रख सकते हैं। अब आपका चौथा नियम क्या कह रहा है? नियम नंबर 4, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से भेजा जाता है, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसमें अभिलंब कार्य प्रधान अक्ष करता है। यानी कि अभिलंब प्रधान अक्ष क्या चीज़ का काम करता है? तो अभिलंब का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक 4 नियम आपको समझ में आया? जो भी डाउट है पूछ सकते हैं कि 4 नियम में सर हमको डाउट है, चाहे कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये सब भी आप समझ सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला है आप लोग का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, ठीक है। अवतल दर्पण क्या कह रहा है और उत्तल दर्पण में अंतर। पहला अंतर क्या कह रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, कैसा हो, धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण में सबसे बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बड़ा और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चौथा नंबर है, क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे काल्पनिक भी कहा जाता है, इसे वास्तविक कहा जाता है। यानी कि जो सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, और जो सीधा डायरेक्ट बनेगा तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग का 4 से 5 आलेख हैं। क्या अवतल दर्पण में बने किरण आलेख खींचे। आप लोग का यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन टकराएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पे रखा जाए तो, यानी कि देख लीजिए कि यहाँ पे कोई अनंत पे वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, अनंत से, और यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से अनंत से आ रही है, मतलब प्रकाश की किरणें, फोकस पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे वस्तु है तो किस पे प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, ये समझ जाइए, ठीक है, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि अनंत क्या है, यहाँ पे अनंत हो गया आपका, और वक्ता केंद्र, यानी कि वक्ता केंद्र ये हो गया, इसके बीच, यानी कि आपका जो वस्तु है कहाँ बना है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ये आपका वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप डायरेक्ट उसके समांतर एक किरण खींचिए, उसको डायरेक्ट उसके समांतर जब खींचेंगे तो डायरेक्ट वो प्रधान अक्ष के क्या होगा कि वो डायरेक्ट क्या करेगा, वहाँ से डायरेक्ट ले लेगा इधर एफ की ओर। तो वहाँ से अगर जब अब डायग्राम वक्ता केंद्र सी से किरण गुजारेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब कटआउट बनेगा, यहाँ पे फोकस और अनंत और वक्ता केंद्र के बीच जब रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। यहाँ तक अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जब वस्तु वक्ता केंद्र पे रखा जाता है तब उसका मतलब वक्ता केंद्र यानी कि सी पर यहाँ पे आपका वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, तो उसके अपोजिट नीचे बनेगा उसी पे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वस्तु हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया नीचे, ठीक है। वक्ता केंद्र पर ही क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, वक्ता केंद्र और फोकस यानी कि एफ और सी के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच नीचे बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए पहली बात कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं डायग्राम आपको खींच के बना के समझाऊं, नहीं है, तो इसीलिए आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब ये फोकस यानी कि सी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब रखा जा रहा है यानी कि यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा,
यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पे इसका वस्तु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। डायरेक्ट आप समझ जाइए कि समांतर बनेगा और अनंत पे बनेगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर क्या है 5 पढ़ लिए। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका स्थिति कहाँ बनेगा। क्या कर रहा है, फोकस यानी कि F और ध्रुव यानी कि P, ध्रुव के बीच रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब पर्दा के पीछे बन रहा है। ये यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हो गया। उसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ दिया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि उत्तल दर्पण में बनने प्रतिबिंब की किरण आलेख बताइए। पहला वो अवतल दर्पण में था, ये क्या है उत्तल दर्पण में है। तो दूसरा क्या कर रहा है, जब वस्तु अनंत पे रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। एक बात ख्याल रखिएगा, ये बन रहा है देखिए यहाँ पे जी आपका ये डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना, फोकस पे ही बन रहा है। देखिए ये फोकस पे बन रहा है, यहाँ पे फोकस पे। ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। अनंत पे यहाँ पे मान लीजिए अनंत कहीं भी हो सकता है, अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, जो कि आभासी बनेगा। दूसरा का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो इसका स्थिति कैसा हो जाए। देखिए अनंत यहाँ पे है और ध्रुव यहाँ पे है, यानी कि P आपका यहाँ पे, इसके बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्ता केंद्र पे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। वैसे भी इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में। अगर जब आपको यहाँ तक नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, और आता भी है तो एकदम अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। आपका 2 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से 2 नंबर कन्फर्म है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। और जो बच्चे PDF नहीं लिए हैं या PDF लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आदर्श ऑनलाइन क्लासेस हेल्पलाइन नंबर है 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिख लीजिए 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।